नमस्कार। ये परिवहन और संचार का पार्ट सी वीडियो है। तो चलिए इसमें हम पढ़ेंगे समुद्री मार्गों के बारे में। ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि समुद्री मार्ग क्या होते हैं। सबसे जो सस्ता और सुगम जो मार्ग होता है वो जल मार्ग ही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी का जो घर्षण होता है वो कम होता है। और इसमें जो घर्षण कम होने की वजह से जो ईंधन की खपत होती है परिवहन साधनों के द्वारा या जल पोतों के द्वारा, या जो नाव वगैरह होती हैं बड़ी बड़ी, या कंटेनर शिप्स होते हैं, वो जब जाते हैं तो उनकी खपत भी कम होती है। तो ये बाकी माध्यमों से बहुत ही बेहतर माध्यम माना जाता है जब आपको बहुत ज़्यादा सामान पहुँचाना हो, लंबी दूरी का सामान हो और जलमार्ग वहाँ पर आसानी से हो, मतलब समुद्रों से जुड़े हुए हों। मैं नदी आंतरिक जलमार्गों की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं समुद्रिक जलमार्गों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि घर्षण कम होता है, आपकी जो लागत है वो भी आपकी कम आती है, क्योंकि क्योंकि ईंधन की खपत होती है तथा, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो समय ज़्यादा का कारण क्या है कि जो बड़ा-बड़ा जहाज होते हैं वो इतना ज़्यादा सामान ले जाके उसको थोड़ा वो स्लो चलते हैं। ठीक है, तो ये एक मतलब बेसिक सा इंट्रोडक्शन है पानी वाले जहाज़ों के द्वारा। और इसके जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको कोई भी रास्ता नहीं बिछाना पड़ता। बाकी में क्या है कि आपको रोड भी बनवानी पड़ेंगी जिसमें पैसे लगेंगे, उसका रख-रखाव में आपको खर्चा आएगा। और रेलवे मार्ग में भी यही होता है कि आपको रेल पटरियाँ बिछानी पड़ती हैं, उसके रख-रखाव में खर्चा आएगा। बाढ़ और बारिश की वजह से जो रेल मार्ग है वो क्या नाम है, या रोडवेज़ है वो खराब हो सकती है, तो इसकी बार-बार मरम्मत करनी पड़ती है। इससे जो खर्चा है वो भी बढ़ता है। और जब परिवहन वहाँ से निकलते हैं तो घर्षण ज़्यादा होता है, इस वजह से ईंधन की खपत भी उसी हिसाब से ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जो जल मार्ग होते हैं उसमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती, क्यों? क्योंकि आपको कोई भी रास्ता नहीं बनाना है। जो प्रकृति ने हमको जल दे दिया है, समुद्रों में बहुत ही ज़्यादा जल होता है। उसके चक्कर में हमको क्या है कि कोई भी नया रास्ता नहीं बनाना है, बस हमको जो सबसे छोटा रास्ता होता है वो तय करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। पर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तकनीक की जो ज़रूरत होती है वो मैंने आपको बताया था कि बंदरगाहों की पत्तनों की ज़रूरत होती है, जो ज़मीन पर ही बन सकते हैं या किसी द्वीप पर बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर आके जहाज खड़े होते हैं और सामान की जो लोडिंग और अनलोडिंग की जो सुविधा है वो वहीं पर होती है। वो थोड़ा महंगा सौदा पड़ जाता है। उसके अलावा और भी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, कि कोई आपको रख-रखाव नहीं करना है। बस हाँ, जो शिप होते हैं उनकी बार-बार मेंटेनेंस पर खर्चा आता है, कि और उसके जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके जो उस पर खर्चा आता है, शिप की मेंटेनेंस पर कैसे खर्चा आता है, कि अलग-अलग मौसम के क्षेत्रों से गुजरते हैं जो भी शिप होते हैं, कि पहले कभी गर्म क्षेत्र फिर ठंडे क्षेत्र, उससे जो उसकी क्वालिटी होती है वो धीरे-धीरे डिटेरियोरेट होने लग जाती है, मतलब खराब होने लग जाती है, जंग लगने भी लग जाते हैं। और समुद्र में खारा पानी होता है बहुत ज़्यादा, तो उसके चक्कर में भी होता है। फिर कभी-कभी तूफ़ान की चपेट में आ जाता है तो कोई फ़ॉल्ट आ जाता है, उसकी मरम्मत करनी पड़ती है। तो ये एक जो खर्च है, लेकिन ये तो हर चीज़ में होता है, ये तो हर साधन में होता है। तो लेकिन जब ओवरऑल देखते हैं तो जलमार्ग सबसे सुगम पाए जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े शिप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, जिसमें सामान हम भर के ले जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, समुद्री जल मार्गों की या समुद्री मार्गों पर निकलने वाले परिवहन साधनों की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, आपको पता होगा कि कोई भी देश आयात या निर्यात दोनों चीज़ें करता है। कोई कोई देश आयात पर ज़्यादा निर्भर होता है, कोई देश निर्यात पर ज़्यादा निर्भर होता है, कि उसके पास ज़्यादा होता है। तो ये आयात और निर्यात की जो ज़रूरतें हैं वो आई क्यों? तो आपको उदाहरण के तौर पर एक बड़ा ही छोटा-सा उदाहरण देता हूँ, कि जैसे कभी-कभी आपके यहाँ खाना बनाते हुए अचानक से आटा खत्म हुआ, तो आप क्या करेंगे? अपने आस-पड़ोस से आटा लेकर आएँगे, जब ज़रूरत होगी तो उसको दे देंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज़ नहीं थी, तभी आप लेने गए। इसी तरह कई जो पूरे के पूरे संसार में कई सारे देश हैं। किसी के पास लोहा है, किसी के पास कोयला है, किसी के पास उच्च तकनीक है, किसी के पास अच्छे साधन की व्यवस्था है, किसी के पास कुछ है, मतलब किसी के पास कॉटन के प्रोडक्शन, मतलब कॉटन के पेड़ ज़्यादा होते हैं, मतलब कॉटन की फसल ज़्यादा होती है, तो कोई उसको बनाने में ज़्यादा सक्षम। तो इस वजह से इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिसके पास जो नहीं होता वो दूसरे देशों से मँगाता है। तो जो मंगाने के बाद जो रास्ते होते हैं तो वो अधिकतर समुद्री जल मार्ग के द्वारा ही आता है। अगर आसपास आस पड़ोस में है तो रेलवे और उसके माध्यम से जा सकते हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो सिंपल इसमें यही चर्चा कर रहे हैं कि आयात और निर्यात की जरूरत क्यों पड़ी, कि किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। तो कोई मंगाता है, कोई अपना सामान भिजवाता है। और ये हमेशा पैसों के ट्रांसफर से होता है, कि या तो एक साधारण सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक जगह से दूसरी जगह पे इसी तरह सामान ले जा सकता है।
तो दूसरा सवाल आता है कि सबसे ज्यादा क्या एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं? तो सबसे ज्यादा जो आदान प्रदान होता है वो होता है खनिज पदार्थों का। खनिज पदार्थों में जैसे कि आपका पेट्रोलियम, वो भी एक खनिज पदार्थ है। उसके बाद आयरन ओर हो गया, या फिर मैग्नीशियम हो गया, कोयला हो गया, और सिल्वर, गोल्ड, ये कई सारी चीजें होती है जो एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। हाई वैल्यू गुड्स भी हो सकते हैं, वो सस्ते चीजें भी हो सकती हैं, या महंगी चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है। और आपको पता है कि आपने भी बाकी चीजों में पढ़ा होगा, भूगोल में भी पढ़ा होगा, अपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, कि जितने पुराने शहर थे या पुरानी सभ्यताएं थी, या तो वो नदी के किनारे बसी थी, या फिर समुद्र की क्षेत्रों में आसपास बसी थी। ठीक है। तो कोई भी जो सभ्यता होती है वो समुद्र से जरूर जुड़ी होती है, अगर उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर कोई सामान ले जाना है। ठीक है। तो ऐसे ही मॉडर्न सिविलाइजेशन भी है, जो आज की आधुनिक जो सभ्यताएं हैं वो भी सब जो ऐसे ही जुड़ी हुई है, मतलब एक देश दूसरे देश से ऐसे ही जुड़े हुए हैं। तो सामान एक जगह से दूसरी जगह अपने आप ही ले जाते हैं। तो जो बड़े बड़े शहर हैं वो आपको कहाँ समुद्र के किनारे मिलेंगे? क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो सामान आता है वो वहां पर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगती है, उस सामान की खपत भी बढ़ने लगती है। तो इस वजह से धीरे धीरे कोई भी शहर आपका डेवलप होता है, ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, उसको यहाँ नहीं बताता हूँ। बस ये एक साधारण के तौर पर जान लीजिए, अपने दिमाग में भर लीजिए कि जो समुद्री मार्गों के रास्तों पर होते हैं, या बड़े बड़े जहाँ जो शहर है वो आपके समुद्री मार्ग से जुड़े होते हैं, आपने जिनके बहुत सारे नाम सुने। तो समुद्री मार्ग जो होते हैं वो मुख्यतः कई होते हैं। कई किसी पर ट्रैफिक ज्यादा होता है, किसी पर ट्रैफिक कम होता है, वो इस पर डिपेंड करेगा कि किसी भी देश की आर्थिक अवस्था कैसी है, उस पर निर्भर करेगा कि कहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा होगी। तो अगर मान लीजिए दो क्षेत्र है जहाँ पर आर्थिक संपन्नता है, तो उस क्षेत्रों में क्या होगा कि जो ट्रैफिक होगी या जो सिर्फ का सामान का आदान प्रदान होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर खपत ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर आर्थिक रूप से संपन्न लोग रह रहे हैं और सामान का आदान प्रदान कर रहे हैं, और उनकी खपत भी ज्यादा हो रही है। तो ऐसे ही जल मार्गों के बारे में, ऐसे ही समुद्री मार्गों के बारे में हम पढ़ेंगे। समुद्री मार्ग तो उसके कई सारे उदाहरण हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अटलांटिक मार्ग। आपको पता ही होगा कि महासागर कितने हैं टोटल, अगर देखा जाए तो कितने महासागर होते हैं? वैसे 5 महासागर हैं। एक प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर, और एक सदर्न ओशलेशन, या फिर सॉरी सदर्न ओशन, या फिर इसको दक्षिणी महासागर, जिसको अंटार्कटिका महासागर भी कोई कोई बोल देता है। ठीक है। तो उत्तरी महा अटलांटिक मार्ग जो अटलांटिक के उत्तर में होगा वो एक मार्ग है। फिर एक रहता है दक्षिणी अटलांटिक मार्ग, जो दक्षिणी अटलांटिक पर पाया जाएगा। फिर उत्तरी प्रशांत, फिर दक्षिणी प्रशांत, फिर भूमध्य सागर, हिंद महासागर। इसमें देखिए हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ के जो बना हुआ है उसको बोल रहे हैं। फिर उत्तमाशा अंतरीप समुद्री मार्ग। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाकी चीजों के बारे में। ठीक है। अब इसमें देखिएगा, जो आप ये मैंने पूरे वर्ल्ड मैप के हैं, इसे मैं आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो ये जो आपका महासागर है, ये क्या है आपका? ये है आपका अटलांटिक महासागर। ठीक है। एस के शेप में बनता है ये, वैसे इस तरह। तो जो एस का शेप होता है उसी तरीके से इसका शेप बनता है। तो जो उत्तरी महासागर है वो आपको कहाँ पे होगा? देखिए यहाँ से जो ट्रॉपिक, वो सॉरी इक्वेटर है, वो निकलता है, थोड़ा नीचे से निकलता है। ठीक है। तो इसके जो उत्तर वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम उत्तरी महासागर बोलते हैं, और जो दक्षिण वाला क्षेत्र है उसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर बोलते हैं। ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक में क्या होता है कि कई सारे बड़े शहर हैं। जो आपका यूरोप का जो पश्चिमी तट है वो जुड़ा है अमेरिका से। तो आपको पता होगा कि आर्थिक रूप से जो विश्व के सबसे संपन्न देशों में कौन से हैं? वो आपकी यूरोपीय देश उनमें से आते हैं। उसमें से जो मुख्यतः वो पश्चिमी यूरोपीय देश आते हैं। पूर्वी जो यूरोपीय देश है वो तो काफी अपेक्षा, उनके अपेक्षा काफी गरीब हैं। लेकिन जो पश्चिमी यूरोपीय देश है वो बहुत ही संपन्न है आर्थिक रूप से। और यहाँ पर आप उत्तरी अमेरिका में देखेंगे तो जो अमेरिका है वो काफी संपन्न देश है, फिर कनाडा भी संपन्न है, मेक्सिको थोड़ा कम है। ठीक है। लेकिन जो आदान प्रदान होता है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में, वो इन्हीं दोनों क्षेत्रों के बीच में परस्पर होता है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से कोयला आता है, या इधर से पेट्रोल चला जाता है, फिर इधर से इंजीनियरिंग गुड्स आते हैं, यहाँ से तो अमेरिका में हर चीज पैदा होती है। तो इसका आदान प्रदान चलता है। यहाँ पर आपके बड़े बड़े शहर होंगे, लंदन होगा, उसके बाद आपका जो बाकी जो क्षेत्र में आते हैं इस पूरे के पूरे एरिया में, पेरिस वगैरह। ठीक है। तो बड़े बड़े जो शहर होते हैं वो समुद्री जलमार्ग से जुड़े होते हैं। और कुछ शहर ऐसी होती है, या कुछ बड़े बड़े शहर जो यूरोपीय देशों में है वो अंदर की तरफ है, लेकिन वो क्या है कि आंतरिक जलमार्गों से जुड़े हुए हैं, जिनको आप आगे पढ़ेंगे।
तो इससे क्या होता है कि कोई भी अगर जो पानी वाला जहाज यहाँ से आया है तो वो अंदर तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसका साइज थोड़ा छोटा होना चाहिए, क्योंकि जो नदियां हैं वो बड़े बड़े जहाजों को प्रवेश नहीं दे सकती हैं इसी प्रकार से। ठीक है, तो जो उत्तरी अटलांटिक जो सागर है वो आपका इस क्षेत्र में आता है। फिर दक्षिणी अटलांटिक जो समुद्री मार्ग है, इसमें क्या होता है कि जो आदान प्रदान है वो बहुत ही कम होता है। वो कम क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे भी आर्थिक रूप से गरीबी देश है और यहाँ पे भी आर्थिक रूप से गरीबी देश है। प्लस दूसरा जो कारण है कि जो यहाँ पर जिसकी बहुतायत पाई जाती है, जो ज्यादा चीजें पाई जाती है, जो खनिज पदार्थ, वही यहाँ पर अफ्रीकी देशों में पाई जाती है। तो क्या होता है कि इनका आपस में कोई ज्यादा मतलब आयात निर्यात नहीं होता है। लेकिन जो है ये क्या करता है, ये एशिया में सामान पहुंचाता है, इसी क्षेत्र से अमेरिका में पहुंचाया जाता है, इसी क्षेत्र से यूरोप में पहुंचाया जाता है, और इस क्षेत्र से भी यहाँ पे पहुंचाते हैं अमेरिका, यूरोप और क्या नाम है, एशिया की तरफ। ठीक है, तो इनका आपस में कोई इतना एंगेजमेंट नहीं होता है, लेकिन जो बाकी क्षेत्रों में इनकी काफी एंगेजमेंट होती है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ट्रैफिक की डेंसिटी होगी वो ज्यादा होती है, और यहाँ पे ट्रैफिक की डेंसिटी इस मार्ग जल मार्ग पर कम होगी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ये आप उत्तरी क्या नाम है, प्रशांत महासागर, इसके जो उत्तर में होता है उसको उत्तरी प्रशांत महासागर, इसको ये यहाँ पर एशिया और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है इस क्षेत्र में। तो चीन से आप जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा सेंटर है चीन। तो चीन से सामान सब इधर आता है अमेरिका की तरफ, या जापान में भी बहुत होता है, फिर कोरिया में भी बहुत सारे सामान चीजें बनती हैं, फिर साउथ ईस्ट एशिया में भी बहुत काफी प्रोडक्शन होता है। तो वो पूरा का पूरा उत्तरी प्रशांत महासागर होते हुए या तो संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा, या फिर क्या निकलेगा, पनामा नहर होते हुए यूरोप जाएगा। ठीक है, तो इस जल मार्ग को हम उत्तरी प्रशांत महासागरीय जल मार्ग बोलते हैं। तो ये एशिया और उत्तरी अमेरिका और प्लस यूरोप को जोड़ता है। अब यहाँ पर तो इसके लोगों की जरूरत कम पड़ती है, क्यों? क्योंकि यहाँ आर्थिक रूप से इतने संपन्न लोग हैं नहीं। बाकी कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे मोबाइल वगैरह बन के यहाँ पर आते हैं। फिर फिर आता है यहाँ पर जो 0 डिग्री इक्वेटर है आपका, जो विषुवत रेखा है, उसके जो दक्षिणी क्षेत्र है प्रशांत महासागर में, उस जलमार्ग को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी प्रशांत महासागर जलमार्ग। इसमें क्या होता है कि ये ऑस्ट्रेलिया से किसको जोड़ा गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका को, फिर ऑस्ट्रेलिया इससे जुड़ा हुआ है साउथ अमेरिका से। और यही ऑस्ट्रेलिया पनामा करार के नहर के रास्ते होते हुए कहाँ पे जाता है, यूरोप की तरफ। और एक दूसरा रास्ता है वो है कि इसके नीचे से भी जाता है, लेकिन ये लंबा हो जाता है। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे अर्जेंटीना वगैरह में सामान पहुंचाना है तो ये नीचे वाले रास्ते से चला जाएगा। तो ये होता है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। ठीक है, तो सब मैंने सिंपल सा बता दिया कि आपको जब पाठ वाठ पढ़ेंगे तो इसमें आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कि, लेकिन जो यही है कि आदान प्रदान का ही खेल सारा जो चल रहा है यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, एक था कि आपका भूमध्य सागरीय और हिंद महासागर वाला। ठीक है, तो जो भूमध्य सागरीय और हिंद महासागर वाला जो क्षेत्र है, ये देखिए, ये भूमध्य सागर क्या है, भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है, ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है, इसको भूमध्य सागर कहते हैं। और ये पूरा आपका हिंद महासागर है। ठीक है, तो जो सामान है वो अगर मुझे यूरोप से पहुंचाना है, मुंबई बहुत बड़ा बंदरगाह है, मुंबई से अगर मुझे यूरोप की तरफ कुछ लेके जाना है, तो मैं ये बबल मंदिर होते हुए सुएज नहर के रास्ते में कहाँ पहुंच जाऊंगा, भूमध्य सागर के रास्ते, फिर यहाँ पर लंदन पहुंच जाऊंगा। तो जब तक सुएज नहर नहीं थी तब तक क्या था, आगे मैं सुएज नहर और पनामा नहर के बारे में बताऊंगा। तब आपको एक साधारण सा उदाहरण दे देता हूँ कि इतने लंबे रास्ते को चक्कर लगाते हुए जाते थे, जिससे क्या होता था, समय भी ज्यादा लगता था, ईंधन की खपत भी होती थी और महंगाई भी बढ़ती। तो जब 1869 में फिर यहाँ पे सुएज नहर बनाई गई, इससे काफी हद तक दूरी कम हो गई थी, काफी हद तक क्या, बहुत ज्यादा दूरी कम हो गई थी। अब मुख्यतः क्या होता है, इसी रास्ते से सारा सामान जो यूरोप और एशिया की तरफ ले जाने वाला सामान है वो इसी रास्ते से जाता है। अगर मान लीजिए इधर देखेंगे, सिंगापुर इंडोनेशिया से कोई सामान जाना है तो इसी रास्ते से चला जाएगा। इतना लंबा रास्ता क्यों जाएगा, या इस रास्ते से क्यों जाएगा जो बहुत ही लंबा पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आपका हिंद महासागरीय जो जलमार्ग है और भूमध्य सागरीय जलमार्ग है। तो इतना ही है यहाँ पर, बाकी तो कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। जो आपको आगे पढ़ाएंगे ये उत्तम आशा अंतरीप, ये आपको आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, तो ये अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, उत्तरी अटलांटिक पढ़ लिया, दक्षिणी अटलांटिक पढ़ लिया, उत्तरी प्रशांत पढ़ लिया, दक्षिणी प्रशांत पढ़ लिया, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय पढ़ लिया। अब आपको इसमें याद क्या क्या रखना है, जो आपको याद रखने वाली चीजें हैं वो ये है कि कौन कौन से शहर मुख्य शहर हैं जो पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन से मुख्य शहर हैं,
तो आप जब पाठ पढ़ेंगे उसके बाद आप बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। इसको भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने सारे शहरों के नाम आपको नहीं बताए। क्यों? क्योंकि आपको पाठ पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि किताबों का कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो आपसे इनमें आपको पढ़ना है, क्या क्या याद रखना है, वो यही याद रखना है कि कौन कौन से शहर हैं जो जल मार्ग में, समुद्री मार्ग में। ठीक है, उनको याद रखना है। उसके बाद कौन कौन सी चीजें एक देश से दूसरे देश में जा रही हैं। तो मुख्यतः इस वीडियो के में यही था। बाकी आपको अगले में सुएज नहर और पनामा नहर के बारे में बताऊंगा, और उत्तर जो एक जल मार्ग, समुद्री मार्ग बच गया है, उसके बारे में बताऊंगा। क्यों उसके बारे में? क्योंकि वो उसी से जुड़ा हुआ है, इस वजह से। ठीक है ना? तो चलिए, बस इतना ही है। तो खत्म करते हैं फिर। धन्यवाद।